मलेरिया ये सिर्फ एक बीमारी का नाम नहीं है। सोचिए, ये एक माइक्रोस्कोपिक थ्रिलर है जिसकी शुरुआत होती है एक मच्छर के काटने से। तो चलिए इस छोटे से लेकिन जानलेवा सफर की परतों को खोलते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर एक मामूली से मच्छर का काटना इतना जानलेवा कैसे हो सकता है? सुनने में तो ये बहुत सीधा सा सवाल लगता है ना? लेकिन इसका जवाब, भाई उसी में तो पूरी कहानी छिपी है। और जवाब भी बड़ा मजेदार है। असली विलेन मच्छर है ही नहीं, असली विलेन है वो सूक्ष्म घुसपैठिया जो मच्छर अपने अंदर लेकर घूमता है। एक अनदेखा मुसाफिर जो इस कहानी का असली खलनायक है। ठीक है, तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें इसके दो मुख्य किरदारों से मिलना होगा। पहला है वाहक यानी वेक्टर और दूसरा है परजीवी यानी खुद एजेंट। आइए इन्हें थोड़ा और करीब से जानते हैं। तो वैज्ञानिक तौर पर मलेरिया असल में है क्या? ये प्लाज्मोडियम नाम के एक परजीवी परिवार से होने वाली बीमारी है और इसकी डिलीवरी सर्विस वो सिर्फ एक संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर ही करती है। यही साधारण सी परिभाषा उस हर चीज की नींव है जिस पर हम आगे बात करने वाले हैं। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, परजीवी का गुप्त हमला। ये कैसे इंसान के शरीर में घुसकर अपना काम शुरू करता है। सच कहूं तो ये किसी जासूसी फिल्म से कम नहीं है। अच्छा, ये डायग्राम पहली नज़र में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन ये परजीवी के पूरे जीवन चक्र को दिखाता है। ये दो मेज़बानों के बीच एक लगातार चलने वाली यात्रा है, इंसान और मच्छर। घबराइए मत, हम अभी इसके मुख्य पड़ावों को एक एक करके समझेंगे। तो ये हमला 3 मुख्य चरणों में होता है। पहला, काटना। मच्छर खून में स्पोरोजॉइट्स नाम की छोटी छोटी चीजें छोड़ देता है और ये बहुत तेज होते हैं, 1 घंटे से भी कम समय में लिवर तक पहुंच जाते हैं। फिर आता है दूसरा चरण, लिवर फेज। ये खामोश हिस्सा है। 1 से 2 हफ्तों तक परजीवी चुपचाप लिवर की कोशिकाओं में अपनी गिनती बढ़ाता रहता है। कोई लक्षण नहीं, कुछ भी नहीं। और फिर तीसरा चरण, ब्लड फेज। ये एक खुला हमला है। परजीवी लिवर से बाहर निकलकर लाल रक्त कोशिकाओं पर धावा बोल देते हैं और यहीं से बीमारी सही मायनों में शुरू होती है। और लाल रक्त कोशिकाओं पर यह हमला ही मलेरिया के उन क्लासिक लक्षणों को जन्म देता है जिनके बारे में हम सबने सुना है। ये एक कभी ना खत्म होने वाला चक्र है। पहले ठंड लगती है, कंपकपी वाली, फिर तेज बुखार और सरदर्द, और आखिर में पसीना आता है और बुखार उतर जाता है। ये एक बेरहम साइकिल है जो बार बार चलती रहती है। ठीक है, तो चलिए अब एक मरीज के शरीर से जूम आउट करके इस बीमारी के वैश्विक असर को देखते हैं। और सच कहूं तो आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। जरा इस संख्या को समझने की कोशिश कीजिए। सिर्फ 2016 में दुनिया भर में मलेरिया के अनुमानित 21.6 करोड़ मामले थे। ये इस वैश्विक स्वास्थ्य संकट के विशाल पैमाने को दिखाता है। और उन मामलों में से 4,45,000 लोगों की मौत हो गई। ये एक कड़वी सच्चाई है जो हमें याद दिलाती है कि ये बीमारी कितनी जानलेवा है। इनमें से हर एक संख्या एक इंसान थी, एक खोई हुई जिंदगी। तो सबसे ज्यादा खतरा किसे है? दुखद हकीकत यह है कि यह सबसे कमजोर लोगों को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। छोटे बच्चे जिनकी इम्यूनिटी अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुई है, गर्भवती महिलाएं और HIV एड्स जैसी बीमारियों से जूझ रहे लोग, और हाँ, वो यात्री जो मलेरिया मुक्त क्षेत्रों से आते हैं, उन पर भी खतरा बहुत ज्यादा होता है क्योंकि उनके शरीर में इससे लड़ने की कोई क्षमता नहीं होती। लेकिन ये कहानी सिर्फ हार की नहीं है। इंसानियत हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठी है। तो हम इससे लड़ते कैसे हैं? चलिए, मलेरिया से मुकाबला करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली रणनीतियों पर एक नज़र डालते हैं। वैश्विक रणनीति असल में एक 3 आयामी हमला है। ये सरल है, शक्तिशाली है और याद रखने में भी आसान है। इसे ढूंढो, इसका इलाज करो और इससे बचाव करो। तो पता लगाने के लिए हमारे पास 2 मुख्य तरीके हैं। एक तरफ है माइक्रोस्कोपी। ये गोल्ड स्टैंडर्ड है, बहुत सटीक, यहां तक कि ये परजीवी की प्रजाति भी बता सकता है। दूसरी तरफ है रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट या RDTs। ये साधारण डिपस्टिक टेस्ट होते हैं जो मिनटों में नतीजे दे देते हैं, जो दूर दराज के इलाकों के लिए किसी गेम चेंजर से कम नहीं है। इसके बाद है इलाज करो। मलेरिया के सबसे खतरनाक प्रकार P. falciparum के लिए प्राथमिक उपचार है आर्टेमिसिनिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी या ACT। ये एक शक्तिशाली दवा है जो सीधे खून में मौजूद परजीवियों पर हमला करती है। और आखिर में बचाव करो। इसमें 2 स्तरों पर काम होता है, व्यक्तिगत
और पारिवारिक स्तर पर कीटनाशक उपचारित मच्छरदानी, रिपेलेंट और खिड़कियों पर जाली लगाना जैसी चीजें जरूरी हैं। फिर सामुदायिक स्तर पर घरों के अंदर स्प्रे और मच्छरों के पनपने की जगहों को खत्म करने जैसे बड़े प्रयास किए जाते हैं। दोनों ही बेहद जरूरी हैं। तो इन सभी उपायों के बावजूद मलेरिया आज भी इतना बड़ा खतरा क्यों बना हुआ है? इसका जवाब एक बहुत बड़ी चुनौती में छिपा है। ये परजीवी लगातार विकसित हो रहा है। हम बात कर रहे हैं ड्रग रेजिस्टेंस की। सीधे शब्दों में कहें तो परजीवी हमारी सबसे अच्छी दवाओं से बचना सीख जाता है। स्रोत से यह उद्धरण इसे बिल्कुल सटीक रूप से परिभाषित करता है। ये एक परजीवी की क्षमता है कि वह दवा की सामान्य या उससे ज्यादा खुराक के बावजूद जिंदा रहे और अपनी संख्या भी बढ़ाए। और इसका असर बहुत बड़ा होता है। जब परजीवी रेजिस्टेंट हो जाते हैं तो हमारे सबसे कारगर इलाज अचानक बेअसर हो सकते हैं। यह मलेरिया के खिलाफ लड़ाई को हमारी मेडिकल इनोवेशन और परजीवी के विकास के बीच एक कभी न खत्म होने वाली दौड़ में बदल देता है। लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद वैश्विक लक्ष्य बहुत ऊंचे हैं। 2030 तक का लक्ष्य मलेरिया के मामलों और इससे होने वाली मौतों दोनों में कम से कम 90% की कमी लाना है। ये बताता है कि ये चल रही लड़ाई कितनी बड़ी और महत्वपूर्ण है। जो हमें एक आखिरी और सबसे अहम सवाल पर लाके छोड़ देता है। लगातार खुद को ढालने वाले इस परजीवी के खिलाफ दौड़ में क्या इंसानी इनोवेशन आखिरकार परजीवी के विकास को मात दे सकता है? सच तो यह है कि यही वो चुनौती है जो इस लड़ाई का भविष्य तय करेगी।